हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पढ़ाई आपकी बढ़िया चली रही है। चलिए, हमारे सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतर ढंग से, और आप भी बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। बस थोड़ा सा मुझे लगा कि पिछले 2-4 दिन में आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी ढीली पड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके विद्यालय खुले उससे पहले आप लोगों को सिलेबस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसलिए पढ़ाई रेगुलर करनी है, कोई भी बिना लापरवाही किए हुए। ठीक है, देखिए हम लोग कहाँ चल रहे थे उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग 5वां चैप्टर शुरू कर चुके थे और 5वें चैप्टर में हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको भी पता है कि मान लीजिए ये कोई चालक है, मैंने एक चालक ले लिया, कितनी लंबाई का, एल लंबाई का। अब कोई एल लंबाई का चालक है और जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब समझते हो? जैसे ये पूरी रॉड है, इसको बीच में से काट दिया तो काटने पर ये वाला जो क्षेत्रफल बनता है, ये वाला, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अच्छा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर आप इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र मत लगाइए तो ये सभी इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो स्वतंत्र गति करेंगे, जिसकी वजह से इनका औसत वेग क्या निकलेगा, 0। इनका औसत वेग क्या निकलेगा, 0। इसी के संदर्भ में आप लोगों को मैंने विश्रांति काल, माध्य मुक्त पथ इनकी परिभाषाएं बताई थी। उसके बाद अगर आप इन पर विद्युत क्षेत्र लगा दोगे, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र लगाया इधर, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। तो जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे तो ये जिस वेग से गति करेंगे, इस अवस्था में जो इनका औसत वेग होगा उसे अपवाह वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपवाह वेग, अपवहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉर्मूला निकाला था, तो ई टॉर्क अपॉन एम क्या निकला था, माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम। और यहां से डिसाइड किया था हम लोगों ने कि अपवाह वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ऑल राइट, यहां तक आप लोग पढ़ चुके हो अच्छी तरह से बिना किसी समस्या के। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। आप सोचिए, अब आप इस पूरे केस में से इस केस के बारे में गौर कीजिए। आपने जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया था चालक पर, जब उस चालक पर आप लोगों ने क्या आरोपित किया था, विद्युत क्षेत्र, तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण उस चालक के सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। जैसे ही आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें उपस्थित सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन उस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाएंगे। आप एक बात बताइए, जब कोई भी आवेश गति करता है, आवेश प्रवाहित होता है, आवेश का प्रवाह होगा, तो उस चालक में एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी जब आप लोगों के चालक में इलेक्ट्रॉन यानी आवेश अपवाह वेग से गति करेंगे, किस वेग से, अपवाह वेग से, तो उसमें एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम लोग अपवाह धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवाह धारा। अपवाह वेग से गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा, तो अपवाह धारा। आज का हमारा टॉपिक यही है, हमें अपवाह धारा, ड्रिफ्ट करंट और अपवाह वेग, इनमें संबंध निकालना है। हमारी जो हेडिंग है, जो बुक में मेरे टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक में करा रहा हूं उस टॉपिक का नाम बुक में है अपवाह चाल, अपवाह वेग और अपवाह धारा में संबंध। जबकि मैंने सीधी हेडिंग क्या डाली है, अपवाह धारा, तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही हो जाती है दोनों से। अब आप लोगों को अपवाह धारा ज्ञात करनी है। चलिए, अपवाह धारा कैसे ज्ञात करते हैं ये शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने ये कोई चालक ले लिया जिसकी लंबाई है एल और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए। इसकी लंबाई है एल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए। इसके एकंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है।
इसके एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। और जैसे ही इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, जैसे ही इस चालक पर क्या लगा दिया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं। अब आप ही बताइए, जिस वेग से गति करेंगे वह वेग कौन सा होगा? अपवाह वेग। कौन सा होगा? अपवाह वेग। तो जो कुछ मैंने समझाया है वही कुछ लिखा हुआ है। माना एल लंबाई का कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। इस चालक के एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। क्लियर है? सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमें पता है चालक के एक अंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे अपवाह वेग से। तो मुझे पता करना है कि इसके संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो चालक के संपूर्ण आयतन में, चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिनोट किया कैपिटल N से। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक अंक आयतन में है स्मॉल n, और आयतन कितना होगा भाई? एक अंक आयतन में स्मॉल n है, आयतन v है, तो कुल क्या हो गया? स्मॉल n इंटू v। तो स्मॉल n इंटू आयतन, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो क्या आयतन को al लिख सकता हूं? क्षेत्रफल गुणा लंबाई, आयतन हो गया। ठीक है? वैसे भी ये बेलन है, इसका आयतन होगा पाई r स्क्वायर h। h की जगह पर यहाँ पर l है। पूरे बेलनाकार चालक का क्षेत्र आयतन पाई r स्क्वायर h, h की जगह पर l है, लंबाई l, पाई r स्क्वायर को लिख दो a, तो a इंटू l, a इंटू l, तो आयतन क्या हो गया? a इंटू l। तो ये तो निकल कर आ गया चालक के संपूर्ण आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश, और इसमें उपस्थित आवेश कहां से निकालोगे आप निकालोगे आवेशों के क्वांटीकरण से। किससे? आवेशों के क्वांटीकरण से। कुल आवेश Q बराबर Ne, आवेश Q बराबर Ne। n का मान है स्मॉल NaL, स्मॉल NaL, और साथ में कौन है? E। समीकरण नंबर 1, आपने इस चालक में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कर लिया, तथा आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी दूरी तय करेंगे? स्मॉल l। और कितने वेग से? अपवाह वेग vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से। ठीक है? तो इन चालकों को, इन इलेक्ट्रॉनों को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तथा चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक l दूरी vd वेग से, l दूरी किस वेग से? vd वेग से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। आपको समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है l और चाल क्या है? vd, चाल क्या है? vd। तो समीकरण नंबर 2। तो अतः आप लोगों को अब क्या निकालना है? आप लोगों को निकालना है अपवाह धारा। क्या निकालना है? अपवाह धारा। तो धारा का फॉर्मूला है धारा बराबर आवेश बटे समय, धारा बराबर आवेश बटे समय। तो समीकरण 1 और 2 से मान रख दो, समीकरण 1 व 2 से। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो आशा करता हूं आप लोगों को एक एक चीज ढंग से समझ में आ रही हो। बस क्लासें पूरी देखिए ध्यान से। तो आवेश Q का मान है NaLe और T का मान है L/Vd। L से
एल कट गया, वी डी पहुंच जाएगा ऊपर, तो आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो अतः अपवाह धारा आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे निकला दोबारा समझिए। मैंने एक चालक लिया एल लंबाई का, एक एल लंबाई का चालक लिया जिसका काट क्षेत्रफल है ए, इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, ठीक है। तो इसके संपूर्ण आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? एन इंटू आयतन, एन इंटू आयतन है ए एल। उपस्थित संपूर्ण चालक में कुल आवेश, तो क्यू बराबर एन ई से एन ए एल ई। अब आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र लगाया तो आपके सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। ऑलराइट, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेंगे। कितनी दूरी तय करेंगे? एल। और किस वेग से? अपवाह वेग से। तो कितना समय लगे? समय बराबर दूरी बटे 4। फिर आप लोगों ने धारा का फॉर्मूला लगाया, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्लियर? आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का मान लिखा और टी का मान लिखा, तो अपवाह धारा क्या निकली? आई बराबर एन ई ए वी डी। क्लियर है? दूसरी बात, यहां पर एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आपका एक काट क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है, तो अपवाह धारा किस पर निर्भर हुई? अपवाह वेग पर। अपवाह धारा किस पर निर्भर हुई? अपवाह वेग पर। अगर अपवाह वेग कम है तो अपवाह धारा भी कम होगी, अपवाह वेग ज्यादा है तो धारा भी ज्यादा होगी। और आप बताइए अपवाह वेग किस पर निर्भर करता था? ये अपवाह धारा निर्भर करती है अपवाह वेग पर, और अपवाह वेग निर्भर करता था विद्युत क्षेत्र पर। किस पर? विद्युत क्षेत्र पर। मतलब ये निकल कर आता है कि अगर विद्युत क्षेत्र ज्यादा लगाओगे तो अपवाह वेग ज्यादा होगा और अपवाह धारा भी ज्यादा प्राप्त होगी। अगर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम है तो अपवाह वेग कम प्राप्त होगा और अपवाह धारा भी हमें कम प्राप्त होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक ये अपवाह धारा वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यहाँ पर अपवाह धारा और अपवाह वेग में संबंध निकल कर आ जाता है। आप लोगों को इसे यहाँ से और यहाँ तक नोट करना है, तुरंत नोट कीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? फटाफट नोट करें। चलिए, अब उसके बाद जब आप लोगों ने ये समझ लिया है, इसको समझने के बाद, और मैं आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप कृपया हमारी क्लासें कंप्लीट देखें, आधी अधूरी बिल्कुल नहीं। आधी अधूरी देखने की इच्छा है तो आपका इन क्लासों को ना देखना ही बेहतर है। आप अपनी क्लासों को पूरा देखें कंप्लीट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अपवाह वेग व विभवांतर में संबंध। अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध। देखिए हम लोगों ने किन किन में संबंध निकाल लिया। अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र में संबंध निकाल चुके हैं, अपवाह वेग वाले टॉपिक में, जहां पर हम लोगों ने गतिशीलता को पढ़ा। फिर अपवाह वेग और अपवाह धारा में संबंध निकाल लिया अभी। अब बचा है अपवाह वेग और विभवांतर में संबंध। तो देखिए, चालक, या फिर मैं ऐसे लिखूं, एल लंबाई के चालक पर विद्युत क्षेत्र, एल लंबाई के चालक पर विद्युत क्षेत्र ई लगाने के पश्चात, एल लंबाई का चालक था, उस पर आपने विद्युत क्षेत्र ई लगाया, ई लगाने के पश्चात चालक के सिरों के मध्य, चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर। तो बोलिए V बराबर फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मली E इंटू एल। विद्युत क्षेत्र ई लगाया, लंबाई एल है, विभवांतर V, तो E बराबर V अपॉन एल, समीकरण नंबर 1। क्लियर? उसके बाद अब आगे आ जाइए, अपवाह वेग की परिभाषा से। अपवाह वेग का फॉर्मूला है
आपका माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम और इनटू में ई। ओके, समीकरण 1 से ई का मान रख दीजिए। समीकरण 1 से वी डी बराबर माइनस का ई टॉर्क अपॉन एम इंटू वी अपॉन एल, इंटू में वी अपॉन एल। क्लियर? तो आप ही बताइए, ई कांस्टेंट, टॉर्क विश्रांति काल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और एल कांस्टेंट, बचा कौन? वी। तो अतः आपका अपवावेग और विभव एक दूसरे के कैसे आए? समानुपाती। कैसे आए? समानुपाती। तो अतः आपका अपवावेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती था, विद्युत विभव के भी समानुपाती है और अपवाह धारा के भी समानुपाती है। अब इससे हम लोग न्यूमेरिकलों के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो अतः अगर कहीं भी दो चालक देकर उनके अपवावेगों का अनुपात पूछे तो देखो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है, तो E1 बटे E2 बराबर, विभवांतर के भी समानुपाती है तो V1 बटे V2 बराबर, धारा के भी समानुपाती है तो I1 बटे I2। समझ गए? तो आप लोगों को इसका उपयोग करते हुए आपको न्यूमेरिकल करने, समझ गए? तो VD1 अपॉन VD2 बराबर E1 अपॉन E2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन I2। आप तो इतना समझ लीजिए कि अगर इसके न्यूमेरिकल करने अगर आप लोगों को इन फॉर्मूलों पर, इन पॉइंटों पर न्यूमेरिकल करना है अनुपात का, तो आप समझ लीजिए एक ही बात याद रखिए, सबके सब समानुपाती हैं। अब सबके सब समानुपाती हैं तो अगर E1 बटे E2 लेना है तो बराबर में V1 बटे V2 लेना है, V1 बटे V2 लेना है तो I1 बटे I2 लेना है। इस तरह लेकर न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग। तो इसको यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है? नोट करके कुछ एग्जाम्पल एक आध बचा हुआ है उसको करा के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेते हैं, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, चलिए तो अब हम लोग न्यूमेरिकलों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि अब इस टॉपिक के तुरंत बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं ओम का नियम, मतलब प्रतिरोध वाला मैटर। अब ओम्स लॉ में क्या क्या है, आप लोग जो पढ़ के आए हो ओम्स लॉ में छोटी क्लासों में, वो इतना सा था और आपको अब इतना पढ़ना है। अब इतना पढ़ना है तो उसके लिए तैयार भी रहना है। तो कल की क्लास के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एकेडमिक नॉलेज और कॉम्पिटेटिव नॉलेज दोनों के लिए, इसलिए बिना किसी लापरवाही के पढ़नी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, एक ही एग्जाम्पल बचा हुआ था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 5.2, ठीक है? क्या क्या कह रहा है देखते हैं। 1 गुणा 10 की पावर -7 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अपवाह चाल का आकलन कीजिए, मतलब हमें अपवाह वेग ज्ञात करना है। मान लीजिए तांबे के प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तांबे का घनत्व 9 गुणा 10 की पावर 3 व परमाणु द्रव्यमान 63.5 AMU है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है 1 गुणा 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, धारा दे रखी है 1.5 एम्पियर, और आप लोग जानते हो आवेश ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। आपको निकालना क्या है, अपवाह वेग अपवाह धारा से। तो चूंकि अपवाह धारा I बराबर NEAVD, आपको अपवाह वेग निकालना है तो I अपॉन NEA। क्या क्या दे रखा है, VD हमें ज्ञात करना है, EA और I तीनों दे रखे हैं, हमारे पास N नहीं है। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और क्या दे रखा है, आपके तांबे का घनत्व 9 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और परमाणु द्रव्यमान
63.5 AMU। कंफ्यूज मत होना, ये जो AMU है ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 AMU। आपको याद हो, मैंने जब पहली क्लास कराई थी पहले चैप्टर की, तो मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके द्रव्यमान AMU में लिखाए थे। जब मैं आपको परमाणु वाला चैप्टर कराऊंगा तब AMU यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बारे में बात आएगी, पर थोड़ा बहुत यहाँ पर समझा देता हूँ कि ये जो 1 AMU, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इंग्लिश पढ़ें, एटॉमिक मास यूनिट, बराबर होता है 1/12 भाग, और किसका, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग 1 AMU के बराबर होता है, और जिसका मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये AMU का मतलब है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको खोलकर पढ़ोगे परमाणु वाले पाठ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, अब परमाणु द्रव्यमान देखा 63.5 AMU, इसका मतलब है 63.5 ग्राम तांबे में इलेक्ट्रॉनों की, आपके 63.5 ग्राम तांबे में कुल परमाणु कितने होंगे। अब परमाणुओं की संख्या याद रखिए, जब भी किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो वो आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर, आवोगाद्रो संख्या के। तो आवोगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23, कितना, 6 × 10⁻23। तो एकांक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, एकांक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या। तो एकांक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या 63.5 ग्राम में इतने परमाणु हैं, तो एकांक द्रव्यमान में 6 × 10⁻23 में 63.5 ग्राम का भाग दे दिया। ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 6 × 10⁻23 बटे 63.5 × 10⁻−3। ओके, 63.5 ग्राम तांबे में परमाणुओं की संख्या 6 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या के बराबर। किसके बराबर, आवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एकांक द्रव्यमान के लिए 63.5 ग्राम का भाग दे दिया, उसको किलोग्राम में बदल दिया। क्लियर। तो एकांक द्रव्यमान में आप लोगों को निकालना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो आपको अच्छी तरह पता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है एकांक द्रव्यमान की जगह पे ऐसा करते। अब तो हमें n निकालना है इकाई आयतन में, तो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन बराबर होता है घनत्व बटे द्रव्यमान। घनत्व बटे द्रव्यमान, यही फॉर्मूला होता है। तो अब आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n निकालनी है। घनत्व कितना दे रखा है, घनत्व दे रखा है आपका 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3, और उसके परमाणुओं की संख्या क्या है, ये तो सामान्य फॉर्मूला है, याद रखिए। उसके एकांक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या ये है। जब उसके एकांक द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या ये है और आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है इकाई आयतन में, तो इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु इतने हैं, ठीक है। तो आपके इतने घनत्व में 9 × 10⁻3 में कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसका गुणा कर दीजिए 6 × 10⁻23 बटे 63.5 × 10⁻−3। ऑल राइट। अब सुनिए, आपको समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 में मान रखने के लिए I का मान ये रहा, N का मान मैंने ये निकाल दिया आपके लिए, E का मान ये रहा और A का मान ये रहा। चारों मान लिख देने हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, हमारे पास जो कुछ दे रखा है
उसमें से हम लोगों को अपवाह धारा से अपवाह वेग निकालना है, घनत्व तो दे रखा है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। तो 63.5 ग्राम परमाणुओं में 63.5 ग्राम तांबे में कितने परमाणु, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक अंक द्रव्यमान के लिए 63.5 ग्राम का भाग दे दिया, उसको किलोग्राम में बदल दिया। अब एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो घनत्व कितना है 6 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 3, उसमें इन परमाणुओं की संख्या का गुणा कर दिया तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आ गई। और ये सभी मान उठाकर आपको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को ये करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक नोट करिए, इसको आगे कैलकुलेट करना है, आंसर निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ऑलराइट, अभी वीडियो पॉज करके इसको नोट कर रहा हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। चलिए, एक आध हम लोग कराएंगे पहले, उसके बाद देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको फिर हम लोग करेंगे। किसी विद्युत अपघट्य में, ये एक्स्ट्रा है आपकी बुक में नहीं है, किसी विद्युत अपघट्य में 3.2 गुणा 10 की पावर 18 द्विसंयोजी धन आयन, किसी विद्युत अपघट्य में 3 गुणा 10 की पावर 18 द्विसंयोजी धन आयन प्रति सेकंड दाईं ओर, प्रति सेकंड दाईं ओर व 3.6 गुणा 10 की पावर 18 एकल संयोजी ऋणायन बाईं ओर, एकल संयोजी ऋणायन बाईं ओर प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं। प्रवाहित धारा की गणना करो, तो प्रवाहित धारा की गणना करो। ऑलराइट, आपके सामने प्रश्न ये है, किसी विद्युत अपघट्य भरा हुआ है किसी बर्तन में, उसमें 3.2 गुणा 10 की पावर 18 द्विसंयोजी धनायन है प्रति सेकंड दाईं ओर, और 3.6 गुणा 10 की पावर 18 एकल संयोजी ऋणायन है, वो बाईं ओर प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं, मतलब अनुगमित आपके अपवहन वेग से गति करते हैं। तो हमें प्रवाहित धारा की गणना करनी है। तो देखिए, धारा I बराबर, आप लोग अच्छी तरह जानते हो Q/T होता है। क्या होता है? Q/T। लेकिन यहां पर धनायन भी है और ऋणायन भी, तो पहले धनायन के लिए और फिर ऋणायन के लिए। ओके, अब धनायन अकेला नहीं है, 3.2 गुणा 10 की पावर 18 इतने हैं, तो कुल धनायनों के लिए n का गुणा कर दिया, कुल कितने आवेश हैं, ऐसे ही कुल ऋणायनों के लिए n का गुणा कर दिया। दोबारा समझिए, हमें धारा की गणना करनी है। धारा होती है Q/T, लेकिन हमारे यहाँ पर धनायन भी है और ऋणायन भी है, तो ये धनायन के कारण धारा और ये ऋणायन के कारण धारा। लेकिन धनायन एक नहीं है, एक से ज्यादा है, ऋणायन भी एक से ज्यादा है, तो धनायनों में कुल धनायनों के लिए n का गुणा, कुल ऋणायनों के लिए n का गुणा। जैसे अब ये n धनायन और ये n ऋणायन, क्लियर? तो I बराबर, चलिए n धनायन कितने हैं, 3.2 गुणा 10 की पावर 18 बटे T इंटू में Q प्लस का मतलब धनायन। अब धनायन है द्विसंयोजी, कैसे संयोजी? द्विसंयोजी, यानी हर धनायन में 2 आवेश हैं, तो मैंने लिख दिया 2e। द्विसंयोजी है तो 2e प्लस n माइनस ऋणायन कितने हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर 18। ओके, एकल संयोजी है, अकेला है, ये पर नीचे T, तो अकेला E आ गया। ओके, अब प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं, प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड के लिए, जब प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं तो प्रति सेकंड के लिए T का मान 1 सेकंड व E का मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम।
मान रखो तो I बराबर 3.2 गुणा 10 की पावर 18 गुणा 2 गुणा ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 प्लस 3.6 गुणा 10 की पावर 18 आपके ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19। क्लियर। आपको इसको पूरे को कैलकुलेट करना है। टी क्यों नहीं आए, क्योंकि इनके नीचे टी का मान 1 आएगा, इनके नीचे टी का मान 1 आएगा। तो इस तरह यहां से कैलकुलेट करके आपको धारा निकालनी है ए आई एम्पियर में, और वो किस दिशा में प्रवाहित होगी, विद्युत धारा हमेशा किसकी दिशा में प्रवाहित होती है, धनायन की दिशा में। किसकी दिशा में, धनायन की दिशा में। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आप लोगों को करने हैं, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इस तरह इसको कैलकुलेट करके आंसर निकालना है। तो मैं इसको भी मिटा देता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। आप नोट करना बहुत जरूरी है, याद रखना मेरे द्वारा कराया गया हर एक एग्जाम्पल, हर एक क्वेश्चन नोट करना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैं आप लोगों को करने के लिए क्वेश्चन दे देता हूं होमवर्क के लिए। ये आपको करना है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा, 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात करो। इसमें से आपको ज्ञात करना है सबसे पहले तार से स्थानांतरित आवेश, और दूसरा आपको ज्ञात करना है तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर। ये क्वेश्चन है जिसके 2 पार्टर आपको ये करना है। काफी मैंने इजी क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है, 30 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है। तार से स्थानांतरित आवेश और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यदि समान लंबाई के 2 चालकों, यदि समान लंबाई के 2 चालकों पर लगे विद्युत क्षेत्र क्रमशः 3 गुणा 10 की पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर व 7.5 गुणा 10 की पावर 8 वोल्ट प्रति मीटर है, तो दोनों चालकों के लिए ज्ञात करो। तो दोनों चालकों के लिए ज्ञात करना है आपके अपवाह वेगों का अनुपात। एक तो इन चालकों के लिए, जो चालकों की स्थिति मैंने आपको दिया, अपवाह वेगों का अनुपात ज्ञात करना है। अपवाह धारा का अनुपात, दोनों चालकों के लिए अपवाह धारा का अनुपात। और तीसरा आपके विभवांतर का अनुपात, विभवांतर का अनुपात। क्लियर। इस तरह आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन करके लाने हैं, जिनको करके इनके आंसर मुझे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजने हैं। उसके बाद हम लोग कल ओम्स लॉ शुरू करेंगे, और ओम्स लॉ में आप लोगों को ऐसे बाहर वाले बहुत सारे प्रश्नों का सामना करना है, इसलिए तैयार हो जाइए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए मेहनत करिए, पढ़िए ढंग से अच्छे तरीके से, और इन क्वेश्चंस को करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।